हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। आज का टॉपिक जो है आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके CFA पेपर 2 के लिए। थीम रहेगी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट और मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कितने सारे क्वेश्चन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट पे आए हैं। बतौर थोड़ा सा आप देखोगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, रीफ्रेज करके चीज़ें पूछी हैं, चीज़ें वही हैं, आपको डरना नहीं है। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट थीम को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं बेसिकली लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक प्रीवियस टॉपिक्स के एक बार रूबरू कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके CFA में पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आया था डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डिबेट। ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही क्वेश्चन है, जो कि आपको लगता होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही क्वेश्चन है। डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट जो एक डिबेट है, एवरग्रीन डिबेट है, हमेशा से आती हुई है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और है, there was a topic on is development possible at the cost of environment। ये भी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक क्वेश्चन है। उसके बाद आप देखोगे कुछ एक क्वेश्चन और पूछे हैं इसमें, इससे आप देखोगे एनवायरमेंट पोल्यूशन। ठीक है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही एक सब टॉपिक आप इसको मान सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे द अर्थ इज़ नॉट फॉर ह्यूमन्स ओनली, बहुत इंपॉर्टेंट है, द अर्थ इज़ नॉट फॉर ह्यूमन्स ओनली, रीफ्रेज करके वही पूछा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ ह्यूमन्स बीइंग्स की डेवलपमेंट नहीं होती, उसमें गरीब लोगों की डेवलपमेंट नहीं होती, उसमें हम ये भी देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम जो है हमारा वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। उसके बाद हम देखेंगे देयर इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक रिसेंटली, ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया। ये भी आप देखोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब आप बात करते हो तो उसमें आप ग्रीन एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हो, क्लीन एनर्जी की बात करते हो, जिससे आप कार्बन का जो एमिशन है वो कम कर सकते हो और जिससे आपकी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कम कर सकते हो। तो ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, सो ये सभी आपके क्या थे, ये सभी आपके देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट थीम से आपके आए थे। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको पहले एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जिसमें आप देखोगे कि वीडियो के अंदर क्या क्या टारगेट्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, क्या क्या चैलेंजेस है रिन्यूएबल एनर्जी हमारे यहाँ पे बेसिकली इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज को बूस्ट करने के क्या चैलेंजेस है, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। India aims to produce 50% of its total electricity from non-fossil fuel sources by 2027, a far more ambitious goal and larger percentage than the 40% by 2030 target set out by COP21. And helping the country to achieve these ambitious renewable goals are scientists at the Indian Institute of Engineering, Science and Technology. India cannot afford to waste the energy, so where there was an option made for our renewable energy, so India has grasped it as quickly as possible. The institute decided to look into microgrids and created India's first compliant microgrid for solar, wind and biogas. तो साथ के साथ आपके पास एक क्वेश्चन भी है, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए बायो जो आपका है बायोफ्यूल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन है कि इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ पे है और उसका क्या नाम है। But that only provides around 1 kilowatt. It has a solar array which can provide around 10 kilowatts. And lastly, it has a biogas plant which provides 15 kilowatts. There is a sharing of energy generation from the solar or wind or the biomass. So that control has to be developed. To maintain the electrical load and to back up when supply drops, the team here have designed their own redox battery. There is a special type of battery that uses liquids and membranes rather than traditional solid components. ओके, तो ये सिस्टम ऐसे वर्क करते हैं, आपने ये देख लिया होगा, ये सिस्टम इस तरह से वर्क करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया का अभी प्रेजेंटली हम ये देखने वाले हैं कि इंडिया की अगर बात करें तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट है और वे फॉरवर्ड, हम ये सभी चीज़ें चेक करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। और उससे पहले 2-3 न्यूज़ जो है इस पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के बारे में। देखिए आप कोई भी टॉपिक आपके पास आता है तो इंट्रोडक्शन में आपके पास चॉइस रहती है, या तो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसमें लिख सकते हैं या आप करंट रिलेटेड कुछ इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ जितना ज़्यादा आप करंट रिलेटेड उसके अंदर डालेंगे उतना बेटर होगा। जैसे मैं करंट रिलेटेड 2-3 न्यूज़ आपके साथ शेयर करूँ तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया वर्किंग टू एंश्योर क्लीन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। प्रेसिडेंट क्या बोल रहे हैं ये देखना पड़ेगा आपको। द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने कहा है कि इंडिया मस्ट कंसिडर एनवायरमेंटल डायमेंशन ऑफ जस्टिस नाउ। बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है, तो ये आपको देखना होगा कि हाईएस्ट
आप देखोगे वन ऑफ द हाईएस्ट पोजीशन इन इंडिया, उसमें आप देखोगे प्रेसिडेंट ये बोल रहे हैं, ठीक है, एनवायरमेंट डायमेंशन ऑफ जस्टिस नाउ। उसके बाद आप देखिए ये इंपॉर्टेंट कोट आप यूज़ कर सकते हो कहीं भी अगर आप इंट्रोडक्शन में यूज़ करना चाहते हो, मेंटेन क्लीन ग्रीन एंड हेल्दी एनवायरमेंट विद पीपल्स पार्टिसिपेशन टू सपोर्ट हायर एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये आपकी डेफिनेशन है सस्टेनेबल एनवायरमेंट की या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है। हालांकि आप देखोगे ये डेफिनेशन मैं हमेशा बोलता हूं कि आप किसी चीज़ को ना एक्सप्लेन मत करो इंट्रोडक्शन के अंदर। इंट्रोडक्शन के अंदर कब क्या करना चाहिए, इंट्रोडक्शन के अंदर आप करंट अफेयर डाल सकते हो, ठीक है, जिससे चीज़ें थोड़ी सी एनरिच्ड लगे। आप उसको एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, उसके एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, आप सिर्फ उसको इंडिकेटिव वे ऑफ राइटिंग कीजिए, इंडिकेटिव वे ऑफ राइटिंग। आई वॉज इंटरेक्टिव विद समवन यस्टरडे, तो उनके आंसर राइटिंग में एक प्रॉब्लम थी, ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन था चीज़ों को लेके। एक्सप्लेन नहीं करना है, एग्जामिनर बहुत होशियार है, वहाँ पे सिर्फ आपको इंडिकेटिव वे थोड़ा सा सजेस्ट कर रहा है ये चीज़ें हो रही है हमारे देश के अंदर और दुनिया के अंदर, ये सबसे अच्छी आंसर राइटिंग आपकी रहेगी। एक और क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था कि क्या ये चीज़ें जो इसमें कवर है, क्या हम इसी तरह से पॉइंट फॉर्मेट में हम आंसर लिख सकते हैं, ऐसे को लिख सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं? आई वुड से नो, आपको ऐसे अप्रोच नहीं करना है, आपको थोड़ा सा नरेशन करने की ज़रूरत है। चीज़ें यही रहेंगी, मटेरियल वुड बी द सेम, सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, इसकी नरेशन, आप बिल्डअप कैसे करोगे, आर्ग्यूमेंट कैसे डालोगे, ये आपका खुद ब खुद आएगा। ये आपकी आर्टिकुलेशन पावर पे डिपेंड करता है। ये नहीं कि आप ऐसे के ऐसे लिख दोगे ये चीज़ें रिमेंबर करके, रिमेंबर आपको करनी पड़ेगी, बट थोड़ी सी नरेशन, इसको पैराग्राफ फॉर्मेट में, कभी कभी आप बुलेट फॉर्म में भी लिख सकते हो, कभी आप फ्लो चार्ट भी बनाओगे, कभी आप थोड़ा सा मैप भी डालोगे, तो आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा इनोवेशन का स्कोप रहता है। कोई फिक्स रूल नहीं है यूपीएससी का, कोई आपको बोले सिर्फ पैराग्राफ में लिखना है, सिर्फ आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, नथिंग एट ऑल। प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेबल होना चाहिए आपका ऐसे, जब आपको फायदा मिल सकता है, ठीक है। प्रेजेंटेबल आपका, आप उसमें डायग्राम बनाओगे जब भी प्रेजेंटेबल लगेगा, उसमें फ्लो चार्ट बनाओगे तब भी वो प्रेजेंटेबल लगेगा, उसमें आप बुलेटिन पॉइंट एक पैराग्राफ के बाद डालोगे तब भी वो प्रेजेंटेबल लगेगा, अंडरलाइन करोगे चीज़ों को, ब्रॉड हेडिंग में डाल दोगे तब भी वो प्रेजेंटेबल लगेगा। अगर आप दो बड़ी आप पैराग्राफ है उनके बीच में थोड़ा स्पेस मेंटेन करोगे, प्रेजेंटेबल लगेगा। दो लाइनों के बीच में आप स्पेस दोगे, प्रेजेंटेबल लगेगा। और आपने थोड़ी सी खिचड़ी पका दी है वहाँ पे तो वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है, कितना ही बेटर आपका कंटेंट हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्पेस मेंटेन करना है, फॉन्ट का जो साइज है थोड़ा इंक्रीज करना है, वर्ड लिमिट में अडहेयर करना है, ये सभी चीज़ें आपकी नोट होती है जब आप ऐसे राइटिंग या फिर आंसर राइटिंग आप करते हो, ठीक है। इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान रखिए। उसके बाद आपका कंटेंट, मुझे नहीं लगता कि आप सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो कंटेंट की कोई कमी होगी, सिर्फ उसको प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। प्रेजेंटली क्या ऑब्जेक्टिव है इंडिया के, हम देखेंगे 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022। आज से नहीं, ये 10 साल हो गए हमें ये पर्टिकुलर आप देखोगे, आई थिंक 2016 से हमने शुरू किया था, ठीक है, पेरिस क्लाइमेट डील के बाद से 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022 ये हमारा टारगेट है और हम इसको अचीव भी करने वाले हैं। शायद कुछ एक थोड़ा बहुत हम इसको मिस कर दें, बट हम इसको अचीव कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कवरेज ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स विद एलपीजी फॉर कुकिंग, क्लीन फ्यूल का हमारा टारगेट है। उसके साथ देखोगे आप उज्ज्वला स्कीम, पहल स्कीम, ये सभी चीज़ें टू एंश्योर एलपीजी कनेक्शन टू ईच एंड एवरी हाउस होल्ड। उसके बाद आप देखिए अविरल एंड निर्मल धारा, तो क्लीनलीनेस ऑफ रिवर्स पे भी आप देखोगे स्ट्रेस किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप देखोगे गंगा रिवर क्लीन एक्शन प्लान भी हमने चलाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हम देखोगे और ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे, 33.83% हमें फॉरेस्ट कवर चाहिए इंडिया का। अभी प्रेजेंटली क्या है, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। 2021 की जो रिपोर्ट आई है फॉरेस्ट की, इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट, उसमें इंडिया का फॉरेस्ट कवर क्या है, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। हमने एक टारगेट रखा था 1988 के अंदर, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंडर 33.83% हमें क्या करना है, फॉरेस्ट कवर इंडिया में इंक्रीज करना है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं इंडिया ऑन ट्रैक टू अचीव 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022। गवर्नमेंट बोल रही है कि 2022 तक हम अचीव कर लेंगे, बट 2022 जब खत्म होगा हम देखेंगे हालांकि हमने कितना अचीव किया है, ओके। सो लेट्स सी पावर सेक्टर का कंजम्पशन हम देखते हैं। बहुत बार हमने देखा है कि अभी जब ग्लासगो में समिट हुआ, ग्लासगो में समिट होने पर हमने देखा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने देखी वहाँ पर कि हमने 5 इंपॉर्टेंट आप देखोगे प्रॉमिस भी किया है, अवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ ऑल्सो सेड दैट कि हम जो है धीरे धीरे फेस डाउन करेंगे, कोल का कंजम्पशन कम करेंगे। जो आप देखोगे
ग्रीन एनर्जी का जो बेसिकली कंट्रीब्यूशन है इंडिया के एनर्जी नीड में उसको बढ़ाएंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, राइट। तो ये सभी चीज़ें हमने वहाँ पे कस्में खाई। 2070 तक इंडिया वुड बी कार्बन न्यूट्रल, ये सभी चीज़ें नेट न्यूट्रलिटी वहाँ पे लेके आने की कोशिश है। नेट न्यूट्रलिटी कह रहा हूँ, सॉरी, तो कार्बन न्यूट्रलिटी वहाँ पे लेके आने की कोशिश है। इसके बाद हम देखेंगे पावर सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोल इन इंडिया। 64% जो हमारा यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है वहाँ पे कोल यूज़ होता है 64%, बाकी बचा रिन्यूएबल और न्यूक्लियर ये सभी चीज़ें। उसके बाद देखोगे कोल का और कहाँ पे यूज़ होता है, स्टील एंड वाशरी, सीमेंट इंडस्ट्रीज में, बाकी बचा 28% और सभी चीज़ों में यूज़ होता है। अब हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज। आपने कार्बन टैक्स के बारे में सुना होगा, आपको एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस बार दिया गया था, कॉमन बट डिफरेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, CBDC, ये आपसे पूछा था इस बार, ठीक है। कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, CBDR करके पूछा गया था। CBDR बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की गई थी कि इसमें 4 ट्रिलियन, जो आप देखोगे 4 ट्रिलियन कार्बन टैक्स इज नीडेड टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। तो कार्बन टैक्स, कार्बन फाइनेंस, ग्रीन टेक्नोलॉजी को आपको अडॉप्ट करने के लिए व्हाट यू विल नीड, मनी, पैसा आपको चाहिए, फाइनेंस आपको चाहिए। कौन प्रोवाइड करेगा आपको? डेवलप्ड कंट्रीज, जिनका ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है। अब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको फाइनेंस चाहिए। ऐसी आप देखोगे थोड़ी सी कॉस्टली जो टेक्नोलॉजी है इनको अडॉप्ट करना, इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल है, तो इनमें हमें डेवलप्ड कंट्री की हेल्प चाहिए। आप देखोगे यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ठीक है। और इसमें आप देखिए गोल फॉर 2020 एक टेबल है, आपको याद रखनी चाहिए। जब ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस की बात हुई थी तो आपको देखना होगा कि ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस जब 2022 के अंदर ये आपका टॉपिक आया था, ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, तो आप ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन कर सकते थे। सोलर से हम इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, विंड से हमारा इतना प्रोडक्शन है, स्मॉल हाइड्रो से इतना है, बायोमास से इतना है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप डाल सकते थे कि सोलर इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन टर्म्स ऑफ ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं करंट सिचुएशन क्या है इंडिया के अंदर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे क्लीनिंग एंड कनेक्टिंग ऑफ रिवर्स इन इंडिया, आपका क्वेश्चन आया था। वहाँ पे आप देखोगे क्लीनिंग ऑफ द रिवर वाला जो पार्ट है, आप बोल सकते हो कि पोल्यूटेड पार्ट कितना है रिवर लेंथ का, 12,363 किलोमीटर पोल्यूटेड लेंथ है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूज़ करिएगा इसको। दूसरा आप देखोगे सॉलिड वेस्ट जनरेशन 62 मिलियन टन्स एनुअली, उसमें से रिसाइकल आप कितना कर रहे हो? अराउंड 25% प्रोसेस्ड है और ट्रीटेड है, बाकी बचा जो 75% है अनट्रीटेड है। कहाँ वो छोड़ते हो आप? दोबारा से रिवर्स के अंदर, ठीक है। आप देखोगे अनट्रीटेड ये सभी वेस्ट आप रिवर्स के अंदर डालते हो, जिससे रिवर्स की जो हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यमुना नदी का आप एग्जांपल ले सकते हो, दिल्ली से जो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, राइट। उसके बाद देखोगे आप प्लास्टिक बैन कर दिया गया है, ये आप एग्जांपल डाल सकते हो, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल डाल सकते हो। अब कॉन्स्ट्रेंट क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जर्नी में, क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट आपके आते हैं? एयर पोल्यूशन, दिल्ली का एग्जाम्पल दीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टबल बर्निंग, व्हीकलर पोल्यूशन, कोल, आप देखोगे पावर प्लांट भी है दिल्ली NCR एरियाज के आसपास, ठीक है। अपनी एनर्जी नीड्स के लिए आपको कुछ ना कुछ तो कोल का यूज़ करना ही पड़ेगा ना। अभी आप देखोगे पावर मिनिस्टर और रिन्यूएबल मिनिस्ट्री के जो आप देखोगे मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अगर हमें कोल का यूज़ करना पड़ जाए तो हम दोबारा से उसके बारे में सोचेंगे नहीं, ठीक है। तो हम फेज डाउन जरूर करेंगे, कोल का कंजम्पशन कम कर देंगे, नॉट इन एब्सोल्यूट नंबर बट इन परसेंटेज, ठीक है। हम सोलर एनर्जी की परसेंटेज बढ़ा देंगे, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हम कोल का कंजम्पशन कम कर देंगे, क्योंकि आपको पता है इंडिया से डेवलपिंग कंट्री, और डेवलपिंग कंट्री जब भी होती है वो पावर हंग्री होती है, उसको पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इंडस्ट्रीज़ आप देखोगे वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होगी, लोगों का कंजम्पशन हो गया बहुत सारी। तो डेवलपिंग कंट्री है, एनर्जी नीड को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वी विल यूज़ कोल, सर्टेनली वी विल यूज़ कोल, उससे थोड़ा एमिशन होगा नो डाउट, लेकिन ये सभी चीज़ें डेवलप्ड कंट्री ने पहले ही बात अचीव कर ली है। तो ये क्लाइमेट जस्टिस की बात होती है। क्लाइमेट जस्टिस का मतलब है कि आपने डेवलपमेंट पहले ही अचीव कर ली। जो इसमें आप देखोगे बेसिकली जो इसमें पायोनियर्स थे, पायोनियर्स इन डेवलपमेंट, वेस्टर्न कंट्रीज जो उनकी बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो चुकी है। अब जो आप देखोगे ईस्ट में इंडिया और चाइना, दे आर द डेवलपिंग कंट्रीज़, तो इनको अपनी डेवलपिंग जर्नी के लिए थोड़ा एनर्जी की तो ज़रूरत है, बट इसका मतलब ये नहीं है आपकी डेवलपमेंट होगी तो हम अपनी डेवलपमेंट जर्नी को हॉल्ट कर देंगे, ठीक है। तो दूसरा हम देखते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ इल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। उसके बाद देखोगे पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल अच्छी तरह से इंडिया में भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। पॉल्यूटर्स पे, जो पॉल्यूट करेगा ही नीड्स टू पे,
ठीक है, जो पॉल्यूट करेगा ही नीड्स टू पे। ये प्रिंसिपल आप देखोगे हर एक जगह है इंडिया के, आप देखोगे जो नए लॉ आए हैं पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के अंडर, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद आप देखोगे एग्रो फॉरेस्ट्री हैम्पर्ड बाय रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन, तो एग्रो फॉरेस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा रेगुलेट किया गया है, ठीक है। और ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारा एक बहुत बड़ा कॉन्स्ट्रेंट है। आप देखते हैं सोर्सेज ऑफ ग्रीन एनर्जी, इसमें तो ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ बताना पड़ेगा। आप देखोगे 178.3 मेगावाट, और ये बायोमास से आता है, इतना को जनरेशन से आता है, ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप याद कर सकते हो, इनको समझ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। और रही बात आपसे मतलब कोई प्रॉब्लम है किसी चीज़ के बारे में, यू कैन डिस्कस, आप कमेंट कर सकते हो। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चाहते हो हमें डिस्कस करना चाहिए आपसे, आप वो सभी कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि नया बैच जो है समाधान बैच प्रो शुरू हो रहा है 25 दिसंबर से। आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और रजिस्ट्रेशन करने मतलब फ़ायदा क्या है बेसिकली इस बैच का मैं बता दूं। प्रीवियस क्वेश्चंस का डिस्कशन होता है CAPF के जितने भी हैं। अगर आपको समझना है कि UPSC चीज़ें आपसे क्यों ऐसा पूछ रही है, किस तरह से आपको आंसर करना है, तो ये बैच आपके लिए है। अदरवाइज़ इस बैच का आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ये रहेंगी, प्रीवियस ईयर रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स हैं पेपर 2 के वो रहेंगे, प्लस PYQ सीरीज इज इम्पॉर्टेंट। 2009 से 2022 तक अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो, आप सोच सकते हो आप कितनी बेटर पोजीशन में आप आ सकते हो, ठीक है। आपको पूरा ट्रेंड पता चल जाएगा एकदम, तो CAPF का 2009 से अभी तक क्या चेंज आया है, तो ट्रेंड आपके सामने होगा। दूसरा आपके सामने होगा जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। तीसरा हम आपकी गलतियां ऑन द स्पॉट ठीक करेंगे, आपसे पूछेंगे आप क्या सोचते हैं। इससे आपकी जो थिंकिंग है जो स्ट्रीमलाइन हो सकती है, आपकी अप्रोच बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ डिफेंस स्टडीज़, उस पर आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, यू कैन अवेल दैट, ओके। और कोई आपकी क्वेरी होगी, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर 8930919491, okay। So this is all in this video. Thank you for watching.